कि मैं मतलब मेरा बस जब मेरे पास कोई गोल नहीं था, फोकस नहीं था, मेरा बस ये था हाँ भाई ग्रेजुएशन वगैरह कर ली, कोई जॉब पकड़ लेंगे एंड उसके बाद ऐसी लाइफ चलती रहेगी। फिर ये चीजें पता चली तो अचीवमेंट ये है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में इतना 1 1.5 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न करूंगा, बट मैं कर रहा हूँ। अचीवमेंट मैंने कभी मतलब सपने में भी नहीं आता था कि भाई मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अचीवमेंट। लाइक सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई अपने पास भी कभी एप्पल के, मैं दूसरों के पास देखता था भाई वो आईफोन चला रहा है, उसके पास एप्पल का लैपटॉप है। क्या मैंने बात है। कभी नहीं मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे सपने में भी नहीं आता था एप्पल की, भाई एप्पल का कभी हम प्रोडक्ट लेंगे। बट आज के टाइम में एप्पल का मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, अभी आईफोन से हम लाइव भी कर रहे सुपर। हैं। तो अचीवमेंट काफी सारी है, फ्रीडम है, जब चाहे जहां चाहे वहां से काम कर सकता हूँ, और जब मन करे तब काम कर सकता हूँ, जब मन करे तब रेस्ट कर सकता हूँ। और आज के टाइम में ऐसा है कि जब कभी मन नहीं करता तो 2 2 3 दिन काम भी नहीं होता, बट अपना बैकएंड में चलता रहता है। मैं बात करूँ बिटवीन 2500 टू $3,000 तक, इसके बीच में रहता है। मैं सोनम प्रजापति आप सभी का आपकी उड़ान में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमेशा मैं एक नई स्टोरी लेके आती हूँ आपके सामने, एक नया इंस्पिरेशन लेके आती हूँ, एक जर्नी लेके आती हूँ, एक फेलियर की कहानी लेके आती हूँ, कैसे वो एक सक्सेसफुल पर्सन बना। एंड नाउ आज हम ऐसे शख्स के बुलाने वाले, आज हमारे गेस्ट है। थोड़ी देर में बताऊंगी कौन गेस्ट है। वैसे तो आप लोगों ने मेरी स्टोरी में देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आज का लाइव पूरा देखना। बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड, और जो भी हमारे गेस्ट है अभी बताऊंगी कौन गेस्ट है, तो गेस्ट से हम ब्लॉगिंग, यूट्यूब एंड एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। सो दोस्तों एंड तक रहना, क्योंकि ब्लॉगिंग एक ऐसा सोर्स है जिससे आप बहुत तगड़ी इनकम कर सकते हैं, तगड़ी। ठीक है, यू डोंट बिलीव, ब्लॉगिंग अभी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पे गया है कि जब से कोरोना बढ़ा है तब से तो बहुत ज़्यादा लोग है ब्लॉगिंग करने लगे। उन्हें पता लगा है कि ब्लॉगिंग भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अर्न किया जा सकता है। तो आज हम ऐसे ही शख्स की स्टोरी सुनने वाले हैं एंड बहुत सारी नॉलेज गेन करने वाले हैं। जो मैं बताना चाहूंगी, मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी सर का। और उस सर का आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में है तो। सो मोस्ट वेलकम मंगेश कुमार भारद्वाज सर। ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूबर है, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, एंड कैसे सबने सर ने स्टार्ट किया, कैसे ग्रो किया, हम सब जानने वाले। तो सर एक बार आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। So guys, this is Mangesh Kumar Bhardwaj. I am a full-time blogger, YouTuber, affiliate marketer, and 2016 से मेरे को इन चीज़ों के बारे में पता चला था, एंड तब से लेके अभी तक काफ़ी चीज़ें करी हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और आज के टाइम में एक सक्सेसफुल, मैं अपने आप को कह सकता हूँ सक्सेसफुल ब्लॉगर, एफिलिएट मार्केटर और यूट्यूबर में हूँ। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो अचीवमेंट काफ़ी सारी है, आपको फ्रीडम है, आपको जब मन करे तब आप काम कर सकते हो, जो चीज आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, तो बेस्ट है। क्या बात है, मतलब ब्लॉगिंग यूट्यूब से बहुत बहुत ज्यादा आपको फायदा हुआ, टर्निंग पॉइंट वही था आपकी लाइफ का, और सारी चीजें जो आपने नहीं सोची थी वो भी आपको मिल गई। क्या बात है सर। तो सर, हु इज योर इंस्पिरेशन फॉर ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब? ब्लॉगिंग की मैं बात करूं तो ब्लॉगिंग मैंने सबको, आई थिंक सबसे आपने यही क्वेश्चन सुना होगा, मैंने ब्लॉगिंग हर्ष अग्रवाल का ब्लॉग शाउट मी लाउड देख के वहां से चीजें स्टार्ट हुई थी। और अगर यूट्यूब की मैं बात करूं, यूट्यूब पे अगर, आई डोंट नो आप लोगों को पता है नहीं पता, यूट्यूब पे एक चैनल है माई स्मार्ट सपोर्ट, धर्मेंद्र सर जी, उनके चैनल से मुझे पता चला था कि भाई यूट्यूब से भी चीजें, मतलब यूट्यूब पे भी आप काम कर सकते हो, यूट्यूब से भी आपको पैसा कमा सकते हो। तो यूट्यूब स्टार्ट करने का इंस्पिरेशन मेरा वहां से था, ब्लॉग स्टार्ट करने का मेरा इंस्पिरेशन हर्ष अग्रवाल से था। बाकी उसके बाद तो बहुत से लोग आते गए जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और बहुत सारी इंप्रूवमेंट भी हुई। तो आज के टाइम में बहुत सारे फेलो ब्लॉगर्स हैं, जैसे अगर मैं किसी को मेंशन करूं तो जैसे अनिल अग्रवाल सर हैं, वो कीवर्ड रिसर्च में एक्सपर्ट है, मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। अंकित सिंगला भाई है, उनका मैंने मतलब मेंटरशिप आप बोल सकते हो कि एक तरीके से ले सकते हो, उनकी स्ट्रेटेजीज A1 है। कुलवंत सर है, वो लाइक एफिलिएट में नेक्स्ट लेवल पे हैं। और भी अगर फेलो ब्लॉगर्स की बात करूं, उमेर भाई हो गया, चैन भाई हो गया, विष्णु भाई हो गया, मतलब बहुत सारे हैं, सबके नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। बट आज के टाइम में एक ऐसी मतलब स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है हमारी
जो भी मेरे फेलो ब्लॉगर्स हैं या जिनको भी मैं जानता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मैं बिना किसी इशू के उनसे पूछ सकता हूँ एंड आई विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। क्या बात है सर, ये सब एक मेहनत से होता है। आपने बहुत रेगुलर कंसिस्टेंसी रखी, मेहनत करी, तभी आप सारे जितने भी आपने नाम बताए सारे ब्लॉगर से कांटेक्ट में रहे और उनसे पूछ सकते हैं आपकी कोई भी दिक्कत है तो। इन सब में मेहनत लगती है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर कोई भी ब्लॉगर स्टार्टिंग में एक अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करता है तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए? स्टेप्स, सबसे पहले स्टेप्स तो मैं यही करूंगा कि अपना माइंडसेट क्लियर करके आओ सबसे पहले इस फील्ड में। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, उससे भी पहले की बात करूं तो 2010 में, 2005 में ब्लॉगिंग सिर्फ एक हॉबी थी, लोग एज अ हॉबी से करते थे। बट आज के टाइम में ये एक रियल बिजनेस है, आपको इसे एज अ बिजनेस ट्रीट करना है। आज के टाइम में ये हॉबी नहीं रही है। और सबसे पहले माइंडसेट ये क्लियर करके आना, 3 चीजें आपको यहाँ पर पेशेंस रखने पड़ेंगे। ब्लॉगिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आपने आज काम करा 1 महीने में आपको रिजल्ट मिल गए या फिर 2 महीने या 6 महीने। मैं बात करूं, मेरे को ऑलमोस्ट 2 से 3 साल लगे थे अपना पहली अर्निंग निकालने में। तो ये सोच के मत, अगर ये सोच के आ रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे आऊंगा, काम करूंगा और पैसा कमाने लग जाऊंगा एकदम से, तो वो होने वाला नहीं है। सबसे पहली चीज माइंडसेट क्लियर करके आना। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट मतलब सिर्फ मॉनेटरी इन्वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट आपका टाइम है, आपका पेशेंस के इन्वेस्टमेंट है, आपका मनी का भी इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। अब बहुत से लोग ये सोच के भी आते हैं कि भाई ये तो ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के हम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ब्लॉग और होस्टिंग में लगानी पड़ती है, जो बहुत मिनिमल अमाउंट है, 3 से 4 हजार, वो आपको लगानी पड़ेगी। वो आपकी एक सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपकी एफर्ट्स की, आपकी हार्डवर्क की, आपके पेशेंस की इन्वेस्टमेंट है। पहले तो माइंडसेट क्लियर करके आना ये सारी चीजों के बाद। देन आपको दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि शॉर्टकट कोई भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्टकट है कि ये चीज करने से मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, तो शॉर्टकट यहाँ पे कोई भी नहीं है। लॉन्ग टर्म काम करोगे, लॉन्ग टर्म गोल बना के रखोगे, लॉन्ग टर्म सोच के चलोगे, तो लॉन्ग टर्म में आपको इतना बेनिफिट मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था ये सारी चीजें आज अचीव कर पाऊंगा मैं, बट मैंने लॉन्ग टर्म लेके चला। मैंने जो शॉर्टकट वगैरह करे थे वो मैंने सब छोड़ दिए, मैंने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया एंड वो सारी चीजें हैं। तो ये चीजें सबसे पहले माइंडसेट क्लियर करके आना। सेकंड चीज, यहाँ पे शॉर्टकट के लिए आए हो तो वो। और थर्ड मैं बात करूं कि यहाँ पर सिर्फ, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाना अच्छी बात है, मैं भी पैसा कमाने के लिए आया था, बट सिर्फ ये चीज है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है कैसे ना कैसे करके, और आप लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे हो। वैल्यू कंटेंट के फॉर्म में हो सकती है, वैल्यू लोगों की हेल्प करने के फॉर्म में हो सकती है, वैल्यू आपको देनी है, तभी आपको वहां से पैसा मिलेगा। तो ये चीज, 3 चीजें मैं बोलूंगा, अगर कोई भी नया आ रहा है तो ये 3 चीजें आप लाइक दिमाग में रख के आओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो माइंडसेट के हिसाब से हो गया, बट अगर ब्लॉगिंग के स्टेप्स बताएंगे तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे एज अ ब्लॉगर? जी, ब्लॉगिंग के स्टेप्स यही हैं। सबसे पहले तो आप अपना निश सिलेक्ट करो कि कौन से निश में आपको आना है। निश इन द सेंस किस टॉपिक के ऊपर आपको ब्लॉग बनाना है। तो इनिशियली जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें आप ब्लॉग बनाओ, ताकि आप उसमें, अगर आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो भी आप काम करते रहो, क्योंकि जैसे मैंने बताया पेशेंस का गेम है। तो सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर करने के बाद आपको अपना निश सिलेक्ट करना है। निश सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्लॉग सेटअप करना है। उसके लिए आपको एक डोमेन चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए, तो वो आपको एक स्टार्ट करनी है। देन आप अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करो, क्वालिटी कंटेंट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो बाकी सारी चीजें नहीं होने वाली, क्योंकि कंटेंट इज द फर्स्ट थिंग, कंटेंट इज द किंग, सबने सुना होगा। तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो बाकी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लाइक कर सकते हो एज ए न्यूबी। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर कोई ब्लॉगर देख रहा होगा, सब जानते होंगे कि ब्लॉगिंग में हम एसईओ के लिए योस्ट एसईओ एंड रैंक मैथ यूज करते हैं, तो व्हिच इज द बेस्ट फॉर बोथ? लाइक फॉर मी योस्ट काफी पॉपुलर है, बहुत अमेजिंग प्लगइन है। बट जब से रैंक मैथ आया, रैंक मैथ में क्या हुआ है कि योस्ट एसईओ का जो पेड प्लान है, जो उसके पेड प्लान के फीचर्स हैं, वो सारे आपको रैंक मैथ के फ्री वर्जन में मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो रैंक मैथ बहुत बढ़िया है। मैं पहले योस्ट यूज करता था, बट मैं अब रैंक मैथ पे मूव हो गया हूं, क्योंकि जो योस्ट वाले प्रीमियम फीचर हैं वो आपको रैंक मैथ में फ्री में मिल रहे हैं, तो उसका एडवांटेज हमें डेफिनेटली लेना चाहिए।
तो राइट नाउ माय ऑल साइट, मेरी सारी सभी वेबसाइट्स पे रैंक में थी है और उसी को मैं यूज कर रहा हूँ एंड वही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जो प्रीमियम फीचर्स आपको उसमें चाहिए उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है, वो आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली बढ़िया चीज है आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर अगर कोई नया ब्लॉगर है, वो अपना ब्लॉग सब कुछ कर लेता है, मतलब कीवर्ड रिसर्च कर रहा है, कंटेंट राइटिंग, ऑल थिंग्स, बट उसको रैंक नहीं हो रहा, तो रैंक के लिए क्या कर सकता है? रैंक के लिए टिप्स क्या बताना चाहेंगे आप? रैंक के लिए टिप्स यही है कि सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, आपने कंटेंट बढ़िया लिखा है A1, फिर आपको मतलब कंटेंट लिखने से पहले भी आपको मेन, अगर आप, मैं बोलता हूँ कि अगर आप 70 to 80% अपना रिसर्च में लगा लेते हो तो आपको फिर इतना ज्यादा इशू नहीं आने वाला रैंकिंग में। रिसर्च आपको क्या करनी है, रिसर्च आपको करनी है कीवर्ड की, कि कैसे हमें कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं जिन पे हमें कम मेहनत में हम इजीली रैंक हो जाए। तो इनिशियली क्या करो, आप अगर नई वेबसाइट है तो उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने में टाइम लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज वेबसाइट शुरू करी 1 महीने में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, नहीं आने वाला। एटलीस्ट मान के चलो 4-5 महीने लगेंगे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने में। उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से निश पे काम कर रहे हो, कौन से कीवर्ड पे काम कर रहे हो, कितना उस पर कॉम्पिटिशन है। तो इनिशियली अगर आप 70 to 80% रिसर्च में टाइम देते हो तो आपको रैंकिंग की इतनी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एनालाइज करो कि जो टॉप वेबसाइट है जो रैंक कर रही है वो किस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ पे आपको एनालाइज ये करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कीवर्ड है तो उस पर आप देखो टॉप 10 की वेबसाइट किस टाइप का कंटेंट है। अगर उन्होंने लिस्ट टाइप का कंटेंट डाला हुआ है तो आपको भी लिस्ट टाइप का कंटेंट डालना है। अगर उन्होंने यहाँ पर कोई रिव्यू टाइप डाला हुआ है तो आपको भी रिव्यू टाइप डालना है। तो वो आपको एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है कि टॉप 10 जो गूगल ऑलरेडी रैंक करा रहा है उन वेबसाइट ने क्या क्या चीजें इंक्लूड करी हुई है, वो आपको एनालाइज करनी है, वो इंक्लूड करनी है। प्लस पॉइंट आपका ये होगा कि आप अपनी तरफ से क्या चीजें उसमें और ऐड करते हो जिससे आपके कंटेंट की वैल्यू बढ़े। फॉर एग्जांपल टॉप 10 वेबसाइट में किसी ने मल्टीमीडिया ऐड नहीं कर रखा है तो वो आप ऐड कर सकते हो। किसी ने FAQ ऐड नहीं कर रखे हैं तो FAQ आप ऐड कर सकते हो, सॉरी। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो एंड देन फिर अपने कंटेंट को पब्लिश करो, देखो कि वहां पर क्या है, वो कहां पर स्टैंड कर रहा है। कुछ टाइम लगेगा उसको रैंकिंग आने में, चाहे टॉप 100 में हो, टॉप 50 में हो। उसके बाद आप देखो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसके बाद उसको सोशल सिग्नल आप दे सकते हो, बैकलिंक्स बना सकते हो। फिर देखो कि मतलब मेन चीज ये कि आपको एक्शंस लेने हैं एंड उनको ऑब्जर्व करना है कि उनसे रिजल्ट क्या आ रहा है। उनसे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो उस एक्शन को रिपीट करो, अगर उससे नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है या कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो उस एक्शन को छोड़ दो एंड नया कोई स्टेप पकड़ो। तो इस तरीके से आपको मतलब ऑब्जर्व करना है एंड देन उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेना है। सर मुझे अब एडसेंस के बारे में कुछ पूछना था आपसे। जी बिल्कुल। एडसेंस कब से अप्रूवल ले सकते हैं एडसेंस के लिए? और अगर कोई भी ब्लॉगर है, अगर वो अपने ब्लॉग पे डेली कंटेंट डाला है, 2 से 3 कंटेंट मतलब डेली डाल रहा है, बट वर्ड्स कम है, 300-400 के वर्ड्स है, तो क्या 1 मंथ बाद उसको अप्रूवल मिलेगा? देखो एडसेंस अप्रूवल के क्या है, एडसेंस मेन आपके 2-3 चीजें ही हैं, अगर वो 2-3 चीजें आप फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एडसेंस का ट्रैफिक, अगर आपकी वेबसाइट पे 0 ट्रैफिक है तो भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बट सबसे मेन एडसेंस देखता है आपका कंटेंट। अगर आपका कंटेंट जेन्युइन है, वो लोगों को वैल्यू दे रहा है, उसमें आपने कोई कहीं से कॉपी पेस्ट, कहीं से ट्रांसलेट, कहीं से स्पिन करके नहीं डाला है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बट यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया, जैसे कि अगर आप अप्रूवल के लिए डालते हो तो कुछ इनफ पोस्ट होनी चाहिए आपके ब्लॉग पे। तो उसके लिए आप क्या करो, 18 से 20 पोस्ट आप मिनिमम रखो। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मुझे 18-20 पोस्ट नहीं लिखनी, मुझे 10 पोस्ट लिखनी है या फिर मुझे 5 पोस्ट लिखनी है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अपना जो पोस्ट है एक पोस्ट, उसका वर्ड काउंट बढ़ा दो, वो आपको बैलेंस करना है। अगर आप ज्यादा पोस्ट लिख सकते हो तो वर्ड काउंट कम रखो। जैसे कि एग्जांपल लेके चले, आप 25 से 30 पोस्ट लिख सकते हो तो वर्ड काउंट आप 600 से 700 वर्ड का लिख लो। अगर आपको यहाँ पर 50 पोस्ट लिख सकते हो तो वर्ड काउंट आप 300-400 वर्ड भी रख लो। बट 300-400 वर्ड आज के टाइम में आइडियल नहीं है। तो ट्राई करो कि आप 20 से 25 पोस्ट लिखो एंड ट्राई करो कि 700 to 800 या 1K वर्ड का आप आर्टिकल लिखो एंड देन 1 महीना पुराना जब आपका ब्लॉग हो जाए, यू कैन अप्लाई फॉर एडसेंस। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव मतलब इंफॉर्मेशन होगी हमारे ऑडियंस के लिए, कि बहुत लोगों के मन में क्वेश्चंस आता है। तो सर मेरा अगर आपके अकॉर्डिंग यही रहेगा कि अगर अप्रूवल एडसेंस अप्रूवल करवाना है तो आपका कंटेंट बेस्ट होना चाहिए एंड देन अप्रूवल मिल जाएगा, सबसे पहले यही प्रायोरिटी है ना? सबसे प्रायोरिटी एडसेंस अप्रूवल में 2-3 चीजें ही हैं। सबसे मेन है आपका कंटेंट। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट पेजेस है, जैसे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये होने चाहिए। आपके ब्लॉग का डिजाइन सही होना चाहिए कि यूजर आपको इजीली नेविगेट कर पाए, या क्रॉलर भी आए तो वो आपकी वेबसाइट को अच्छे से क्रॉल कर पाए।
और बस यही 2 से 3 चीजें हैं जो आप अगर फॉलो करते हो तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से अगर वही है, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रांसलेट करके कॉपी पेस्ट करके स्पिन करके लूंगा तो उसमें आपको मतलब दिक्कत आने वाली है। सर एडसेंस के लिए सीटीआर कितना होना चाहिए, मतलब उसे सेफ CTR रखने के लिए? जी, हाँ। CTR जनरली बोला जाता है 15% से ऊपर अगर आपका जाता है, 15% से ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा रिस्क है कि इनवैलिड क्लिक या डिसेबल हो सकता है। बट मैं अगर बात करूं तो मैं जनरली रखता हूं कि अगर आपका 10% तक जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12% भी जाता कोई नहीं है, बट अगर ट्राई करो कि आपका 10% तक रहे। अगर आपका 15 जा रहा है तो थोड़ी आपको टेंशन लेने वाली बात है। 15 से ऊपर जा रहे हैं तो एड्स को डिसेबल कर दो, एड को अभी स्टॉप कर दो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हो सकता है कोई इनवैलिड क्लिक कर रहा हो या फिर कोई जानबूझ के कर रहा हो। तो जनरली 15% तक एकदम सही रहता है, बट ट्राई करो 10% तक आपका रहे फॉर अ सेफर साइड। सुपर, क्या बात है सर। सर जैसे अभी बहुत लोग होते हैं डोमेन खरीदते हैं, स्टार्टिंग में वो ध्यान नहीं देते हैं और आफ्टर सम टाइम में पता मतलब देखते हैं कि एडसेंस पे डिसेबल है या नहीं है, तो डोमेन खरीदने से पहले हम ये कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए काफी सारे टूल्स आते हैं। लाइक जनरली ये क्या होता है, जब आप कोई एक्सपायर्ड डोमेन लेते हो तब ये इशू आता है कि उस पर ऑलरेडी हो सकता है एडसेंस डिसेबल हो। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि टूल्स आते हैं बहुत सारे जिसमें आप देख सकते हो कि ये एक्सपायर्ड डोमेन है या नहीं। अगर वो एक्सपायर्ड डोमेन है तो चांसेस है कि वहां पे एडसेंस डिसेबल हो सकता है। नया डोमेन है तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि उस पर एडसेंस डिसेबल होगा। तो बहुत सारे टूल्स आते हैं ऑनलाइन, अगर आप सर्च करोगे जिन पे आप जाके चेक कर सकते हो कि इस वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल था या नहीं था, या फिर इस पे डिसेबल हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए काफी सारे टूल्स आते हैं, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएंगे। सर टूल्स फ्री में भी अवेलेबल है या पेड है ओनली? बिल्कुल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, उसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जस्ट गूगल इट हाउ टू लाइक चेक एडसेंस इज डिसेबल्ड और नॉट ऑन पर्टिकुलर वेबसाइट, आपको मिल जाएंगे काफी सारे टूल्स। ओके सर। सर एक पर्सनल क्वेश्चन मेरे पास भी आया था तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि टूल्स वेबसाइट पर एडसेंस मिलता है? लाइक डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने डोमेन ले लिया, उस पे आपने अप्रूवल ले लिया, उसके बाद उसको टूल्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर दो, वो आपके लिए सही रहेगा। बाकी डायरेक्ट आई डोंट थिंक आज के टाइम में एडसेंस स्ट्रिक्ट हो रहा है और स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। तो कंटेंट आपका होगा वेबसाइट पे तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। डायरेक्टली कोई मेरे को नहीं लगता कि आज के टाइम में डायरेक्टली आपको टूल्स वेबसाइट पे अप्रूवल मिलेगा। ओके सर, अगर कोई भी ब्लॉगर क्योंकि पहले के टाइम में एपी के नीच में बहुत लोग काम करते थे, तो अभी भी क्या एपी के नीच में काम करके लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? और अगर वो एपी के नीच पे काम कर रहा है बट वो डाउनलोड लिंक नहीं लगा रहा है, ओनली इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल कर सकते हैं। इवन मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट करा है, मैंने भी एक वेबसाइट ओपन करके रखी है। तो एपी के नीच मतलब ये वही वाला है कि शॉर्ट टर्म है ये, क्योंकि इस निश में अगर आप जो प्रीमियम एपीकेज वगैरह फ्री में देते हो तो आपको डीएमसी स्ट्राइक आती है, तो ज्यादा डीएमसी आते हैं तो आपकी वेबसाइट डी इंडेक्स हो जाती है। तो ये एक ऐसा निश है जो कि जिसमें ट्रैफिक बहुत सारा है, पैसा बहुत सारा है, बट ये शॉर्ट टर्म है। आपको जब तक आपका चल रहा है तब तक आप इससे लाखों भी कमा सकते हो, और जिस दिन ये बंद हो गया उस दिन पूरा खत्म हो जाएगा। तो स्कोप इसमें अभी भी बहुत है, बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं इससे, और मतलब महीने का लाखों लाखों भी बना रहे हैं। तो डेफिनेटली स्कोप है, बट अगेन इट्स अ शॉर्ट टर्म। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जिस दिन बंद हो गया उस दिन एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो सोशल मीडिया ट्रैफिक से भी एडसेंस पे फर्क पड़ता है? अगर आपका जेन्युइन ट्रैफिक आ रहा है, चाहे वो सोशल से हो, रेफरल से हो, डायरेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इनवैलिड आ रहा है कि कोई जानबूझ के भेज रहा है, बोर्ड से भेज रहा है, देन आपको दिक्कत है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं, मेरे ब्लॉग पे सोशल से भी आता है, मेरे ब्लॉग पे रेफरल भी आता है, मेरे ब्लॉग पे डायरेक्ट ट्रैफिक भी आता है। सो जब तक जेन्युइन ट्रैफिक आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, नो वरीज। बट जब भी आपको जब भी कहीं से इनवैलिड आ रहा है, देन आपको इशू हो सकता है कि एड्स लिमिट वगैरह लग जाती है। ओके सर, अगर कोई भी बिगनर है और वो उसका वेबसाइट सब बन चुका है बट उसको बैकलिंक्स बनानी है, तो बेस्ट बैकलिंक्स कौन सी होगी उसे स्टार्टिंग में? देखो, बैकलिंक्स का एक फंडा है। बैकलिंक्स मैंने पर्सनली अपने उसके कंफर्ट के हिसाब से दो तरीके से डिवाइड कर रखे हैं, इजी बैकलिंक्स एंड हार्ड बैकलिंक। ठीक है, तो जैसे आपने सुने होंगे पॉपुलर बैकलिंक बनाने के तरीके यही कुछ हैं कि गेस्ट पोस्ट करो, ब्लॉगर आउटरीच करो, हारो लिंक बिल्डिंग करो, या फिर स्काईस्क्रैपर टेक्निक। तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप किसी को अप्रोच करते हो गेस्ट पोस्ट के लिए, नए ब्लॉगर को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता,
रिस्पॉन्स देता है तो या फिर वो उससे लाइक चार्ज करता है, राइट? तो आपको शुरू में जब आपका नया ब्लॉग है तो आपको इस तरफ जाना ही नहीं है। आपको इजी बैकलिंक्स जैसे कि कमेंट बैकलिंक्स हो गए, आपके फॉरम बैकलिंक हो गए, सोशल बुक मार्किंग हो गई, प्रोफाइल क्रिएशन हो गए, आपको इस टाइप के बैकलिंक बनाने हैं इनिशियल स्टेज पे। तो इन बैकलिंक से क्या होगा, ये इजी बैकलिंक आपको इजीली मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इनको नाम दे रखा है कि इजी बैकलिंक। ये आपको इजीली मिल जाएंगे एंड जब इनसे क्या होगा, इनसे आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी आएगी, आपके सर्च इंजन में वेबसाइट दिखने लग जाएगी, थोड़ी बहुत रैंकिंग भी शो होने लग जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन बैकलिंक से आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी, बट आपकी दिखने लग जाएगी सर्च इंजन में और वहां से आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होने लग जाएगी। एंड जब धीरे धीरे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होने लग जाए, देन आप बड़े लाइक गेस्ट पोस्ट के लिए जो हार्ड बैकलिंक्स है, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो कंटेंट के बीच में से मिलते हैं, इस टाइप के बैकलिंक के लिए लोगों को अप्रोच कर सकते हो। देन आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं आपको बैकलिंक मिलने के। तो इनिशियली इजी बैकलिंक से स्टार्ट करो। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, नया ब्लॉग ओपन करता हूँ तो इजी बैकलिंक से प्रोफाइल, शुरू में तो मैं प्रोफाइल बैकलिंक्स ही बनाता हूँ, फिर थोड़े बहुत सोशल बुक मार्किंग, फिर कमेंट बैकलिंक्स, इस तरीके से स्टार्ट करके और मेन फोकस रहता है कंटेंट से आपकी अथॉरिटी बनेगी। एंड उसके बाद जब आप बाद में किसी को अप्रोच करते हो, देन आपके चांसेस है कि आपको वहां से इजी रिस्पॉन्स मिलेगा या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, दिस इज द वेरी नाइस आंसर कि ये बहुत अच्छा बताया आपने। स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन रहता है हर ब्लॉगर को कि कौन सी बैकलिंक बनानी चाहिए, इवन मुझे भी बहुत था और अभी भी रियली अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि क्या करे, कौन सी बैकलिंक बनाए। बट ये बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया सबको इनिशियली। तो सर हाँ बताइए जी, इनिशियली यही है, मैं वही बोलूंगा, इनिशियली कंटेंट पे ध्यान दो, एटलीस्ट इनफ कंटेंट डालो अपनी वेबसाइट पे, 20 30 50 पोस्ट डालो एंड उसके बाद बैकलिंक बनाना शुरू करो और इजी बैकलिंक से स्टार्ट करो धीरे धीरे। जैसे बोलते हैं ना, जैसे सीधा गेस्ट पोस्ट पे जाओगे तो आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहे, सीधा 10th स्टेप पे आप पैर रख रहे हो। तो आपको क्या करना है, 1 by 1 जाना है। पहले फर्स्ट स्टेप करो, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे जाना है आपको, सीधा 10th स्टेप पे नहीं जाना। तो शुरुआत से फर्स्ट से स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे उसको ग्रो करो। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो किसी भी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? डोमेन अथॉरिटी मेन टिप्स बताइए हमें। जी, डोमेन अथॉरिटी मेन आपकी बैकलिंक से ही इन्फ्लुएंस होती है। जो डोमेन अथॉरिटी आपको पता है मोज का है, DAPS स्पैम स्कोर, एंड मोज ने क्लियरली बोला हुआ है कि जो हमारी डोमेन अथॉरिटी है वो क्वालिटी बैकलिंक से इन्फ्लुएंस होती है। तो डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करने का सिंपल सा तरीका है, बैकलिंक्स बनाओ हाई DAPA वेबसाइट से। जितनी हाई DAPA वेबसाइट से आप बैकलिंक बनाओगे उतना आपकी वेबसाइट ग्रो होती रहेगी, आपके वेबसाइट का DA बढ़ता रहेगा। और शुरू में आप प्रोफाइल से बना सकते हो। मैंने क्या करा था, मैंने सिर्फ 3-4 महीनों में ही, शुरुआत में जब मैं बैकलिंक्स शुरू करे थे तो मैंने बहुत सारे प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाए थे ब्लॉगिंग करने के लिए। अगर आप अभी जाके चेक करोगे Ahrefs पे तो अभी भी आपको काफी बैकलिंक्स मिल जाएंगे उस टाइप के। तो उनसे मेरी जो है डोमेन अथॉरिटी एकदम बूस्ट हो गई थी, वो 10 पे चली गई थी। तो ये आप कर सकते हो। डोमेन अथॉरिटी आपका बैकलिंक से ही इन्फ्लुएंस होता है, तो क्वालिटी बैकलिंक्स बनाओ, आपकी डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव होने लग जाएगी। ओके सर, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए टॉपिक्स कहाँ से सर्च कर सकते हैं हम? देखो, टॉपिक सर्च करने का अगर आपने अपना निश डिसाइड कर लिया है तो सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्म करो कि आपके पास खुद से, शुरू में अगर आपने कोई निश स्टार्ट करा है तो शुरू में तो आपके माइंड में कुछ टॉपिक्स तो ऑलरेडी होंगे कि भाई ये चीज हम कर सकते हैं, इसका मुझे नॉलेज है तो इसके बारे में मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे ब्लॉग बिल्ड होने लग जाएगा तो कुछ लोग भी आपको सजेस्ट कर देते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट डालो। बाकी अदरवाइज पूरा बेस्ट थिंग है, आप YouTube से टॉपिक आइडियाज ले सकते हो, अपने निश में जाओ, YouTube पे वीडियो सर्च करो एंड देखो कि वहाँ पे आपके निश से वीडियो हैं। अगर लगता है कि उस वीडियो को आप टेक्स्ट फॉर्म में ब्लॉग पोस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको वहाँ से कन्वर्ट करो। और बेस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 2 तरीके से लेता हूँ टॉपिक आइडियाज। अभी के टाइम पे तो ऐसा है कि लोग खुद से सजेस्ट कर देते हैं। दूसरी चीज, मैं कॉम्पिटिटर्स को देखता हूँ कि उन्होंने किस टॉपिक पे काम करा हुआ है जिनसे उसको रिजल्ट आ रहे हैं, जिनसे उसको ट्रैफिक आ रहा है, अर्निंग हो रही है, तो उस टॉपिक को भी मैं कवर करने की ट्राई करता हूँ। तो सर अभी तक तो चलो हमने ब्लॉगिंग के बारे में बात करी, अब थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में वापस हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर आपने ब्लॉगिंग में इतने साल हो गए, कोई ऐसा फेज था जब आपको फेलियर मतलब आया हो आपकी लाइफ में ब्लॉगिंग को लेकर या यूट्यूब को लेकर? क्योंकि मैंने एक बार ये क्वेश्चन हर्ष अग्रवाल सर से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ब्लॉगिंग में जब अपडेट्स आते हैं तब उन्होंने एक फेलियर देखा था कि उनकी वेबसाइट बहुत डाउन हो गई थी। तो वो आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है? जी, एज सच मतलब अपडेट से रिलेटेड तो कोई फेलियर नहीं हुआ है। इनिशियली बीच में क्या हुआ था
जब सारी चीजें सही से जा रही थी तो मैं वही सेम चीजें बार बार रिपीट हो रही थी, तो वहां पे एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ गया था कि भाई मजा नहीं आ रहा काम करने में। मेरे लिए वो एक आप कह सकते हो कि फॉल बैक था या डाउन टाइम था, जहाँ पे मुझे मतलब काम करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने उस टाइम पे सब कुछ कर रहा था, एक ही चीज रिपीट हो रही थी, रोज आओ ब्लॉग पोस्ट लिखो बैकलिंक बनाओ सारी चीजें करो वीडियो बनाओ। तो वहां पे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आ गई थी, तो उस टाइम पे वो एक कह सकते हो, तो उस टाइम पे मैंने 1-1.5 महीने के लिए पूरा काम छोड़ दिया था। बाकी तो एज सच मेरे को अपडेट से अभी तक किसी अपडेट से कोई मेजर इम्पैक्ट मेरी किसी वेबसाइट पे पड़ा नहीं है। तो ये मेरे लिए एक फेलियर आप कह सकते हो। बाकी जो सबसे बड़ा फेलियर या सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग तो वो 2016 से 18 तक था, जहां तक मैंने बहुत सारी फालतू की चीजें ट्राई करी थी और वहां पे कोई सही गाइड करने वाला नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक मिनट, मैं जो कमेंट कर रहे हैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग प्लीज क्वेश्चंस बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, जो भी क्वेश्चंस है तो कमेंट में वो फिर ऊपर चल जाएंगे, हम पूछ नहीं पाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर, तो सर आप अभी एफिलिएट मार्केटर हो, ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो एंड सो मच थिंग्स आप करते हो, तो आप इन सब मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि आपको इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी एंड और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत बड़ा रोल अभी हर ब्लॉगर की लाइफ में या किसी की सबके लाइफ में होता है, काम मैनेज करना मुश्किल होता है, तो आपने सब कैसे किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। मैं मैनेजमेंट में बहुत खराब हूँ। मेरा ऐसा कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कोई फिक्स पीरियड नहीं है कि भाई मुझे इस दिन ये काम करना है। मेरे को जो सामने काम दिखता है मैं वो कर देता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब 4-5 दिन लगातार काम कर रहा हूँ या 17-18 घंटे काम कर रहा हूँ। मैं हार्डली दिन में 5 से 6 घंटे ही काम करता हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट का मैं कुछ टिप्स अपनी तरफ से नहीं दे सकता, क्योंकि उस चीज में मैं खुद बहुत बेकार हूँ। तो जब मन करता है तब मैं काम करता हूँ, जब नहीं मन करता है तब मैं नहीं करता हूँ। और जो मेरे को काम सामने दिख जाता है कि हाँ भाई आज ये ब्लॉग पोस्ट लिखना था, तो मैं उसको करके फिर कोई नेक्स्ट काम पकड़ता हूँ। या फिर मेरे को पता है कि हाँ भाई आज ये वीडियो बनानी है, तो मतलब ऐसा कोई मैं लिख के नहीं रखता हूँ, नोट बना के नहीं रखता हूँ कि आज ये काम करना है। जो काम मेरे को सामने दिख जाता है वो काम मैं पहले कर लेता हूँ, और यही है। बाकी टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत खराब है, तो उसके बारे में तो मैं क्या ही कुछ टिप्स नहीं दे सकता किसी को। बिल्कुल सर, एक्चुअली सबके लाइफ में ये होता है, क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ काम छूट जाता है, तो वैसे आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि जो मन करता है वो काम कर लो, क्योंकि वही बेस्ट है, उस टाइम वही बेस्ट है, जो मन कर रहा है वो काम कर लो, ताकि चाहे कल से और काम नहीं हो पाएंगे पर एक काम तो पर्टिकुलर पूरा हो पाएगा अच्छी तरीके से। जी एक्चुअली क्या है कि मैंने देखा है लोग बोलते हैं टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल को फॉलो करो, बट हार्डली वो बहुत रेयर लोग होते हैं जो कि उसको फॉलो कर पाते हैं, जिनको उस चीज की प्रैक्टिस है। वरना 90% लोग सिर्फ टाइम टेबल शेड्यूल बनाते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी शुरू में जब देखा था कि हाँ भाई लोग बता रहे हैं कि भाई ये करो, उसको मतलब ऐसे शेड्यूल करो, अपना पहले काम प्रायोरिटी करो, एक दिन पहले शेड्यूल बना लो। 1-2 बार ट्राई करा बट फॉलो नहीं हुआ, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि भाई अपना जैसे चल रहा है चलने दो। बाकी ये चीजें जो काम सामने आता जाए उसको करते चलो, बस बाकी चीजें मैनेज होती रहेंगी। बिल्कुल सर, आपके अकॉर्डिंग अभी यूट्यूब का ज्यादा मतलब यूट्यूब ज्यादा ग्रो कर रही है, वेबसाइट ज्यादा, मतलब कोई भी कंटेंट कौन सा भी कंज्यूम कर रहे हैं लोग? या देखो इसमें क्या है, यूट्यूब पे लोग डेफिनेटली मूव हो रहे हैं। वीडियो कंटेंट हो गया, पॉडकास्ट कंटेंट हो गया, उस पे लोग डेफिनेटली मूव हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे ब्लॉगिंग का फ्यूचर खत्म हो गया। डेफिनेटली ब्लॉगिंग का फ्यूचर अभी भी है, आगे भी रहेगा, 5 साल बाद भी रहेगा। बस द वे ऑफ ब्लॉगिंग इज चेंजिंग डे बाय डे। लाइक पहले क्या होता था, कुछ लोग सारी चीजें वेबसाइट पे जाके देखना पसंद करते थे। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग वेबसाइट पे पढ़ना पसंद नहीं करते, उसको वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा सजेशन ये है कि आप दोनों चीजें कर सकते हो तो द बेस्ट है। दोनों चीजें करो। अगर आप यूट्यूब ब्लॉगिंग साथ में कर सकते हो तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। एक चीज को पकड़ के चलो तो वो भी बढ़िया है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे फेस नहीं दिखाना, मुझे लोगों के सामने नहीं आना, आप कैमरा कॉन्शियस हो, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग का भी बहुत सही फीचर है। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं एसईओ नहीं कर सकता, मैं कंटेंट मेरे को लिखने में दिक्कत है, मैं बोल सकता हूँ, लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, तो आप यूट्यूब करो। और दोनों कर सकते हो तो उससे बढ़िया बात कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्निंग के पर्पज से देखा जाए तो सर कहाँ से अर्निंग जल्दी हो सकती है, वेबसाइट के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू?
अर्निंग अगर मैं बात करूं, डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में काम कर रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं, आप एडसेंस के ब्लॉग में भी दो या बहुत सारे तरीके हैं, बट मेनली लोगों को दो पता है। जैसे ब्लॉग में अगर आप एडसेंस के थ्रू करना चाहते हो तो उसमें आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक आने में टाइम लगेगा। एडसेंस पे मेन आपको ज्यादा ट्रैफिक चाहिए वहां से अर्निंग करने के लिए। बट वहीं अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा ट्रैफिक नहीं चाहिए, आपको टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए। तो वहां पे आप डे फर्स्ट से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। यूट्यूब पे अगेन वही है, यूट्यूब पे अर्न करने के तरीके हैं कि आप अपना कोर्स सेल करो, एडवर्टीजमेंट से करो, स्पॉन्सरशिप से करो। तो उसके लिए भी आपके पास ऑडियंस बेस होना चाहिए, तभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 1000 सब्सक्राइबर इतना वॉच टाइम चाहिए। तो यूट्यूब पे मैं कह सकता हूँ कि आपको टाइम लगेगा, क्योंकि स्पॉन्सर भी आपको कोई तभी देगा जब आपके पास ऑडियंस होगी, आपकी एड भी तभी आएंगी जब आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर लोगे। तो फिर वही चीजें हैं। अगेन यूट्यूब पे आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट जब आपके पास ऑडियंस हो जाएगा, ऑडियंस बेस बन जाएगा, देन आप उससे बहुत अच्छा अमाउंट निकाल सकते हो। इवन एड्स से ज्यादा आप उस पर स्पॉन्सरशिप करके या कोई और प्रोडक्ट को सेल करके, सर्विस दे के निकाल सकते हो। ब्लॉगिंग पे अगेन अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो और आपके पास टारगेटेड ऑडियंस है तो आप डे 1 से कन्वर्जन ला सकते हो। और एडसेंस में अगेन आपको उसके लिए ट्रैफिक, अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी। क्या बात है। तो सर जैसे अभी कोई भी न्यू ब्लॉग, कोई भी न्यू यूट्यूबर है, वो अपना यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है, तो सर क्या क्या टिप्स आप उसको देना चाहेंगे कि उसे यही चीज का ध्यान रखना चाहिए, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था उसको ग्रो करने के लिए? एक्चुअली मैं बात करूं तो मैंने क्या करा था, आप जिस भी निश में आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, उसमें हर निश में होता है कुछ ऐसी चीजें होती है जिसपे बहुत कम लोगों ने काम किया होता है। तो वहां से आप स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप उन्हीं चीजों को रिपीट करोगे जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि बहुत कंपटीशन वाली है, तो उसमें आपको रिजल्ट लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है आपकी वीडियो चले ना चले। तो मैं अपना बताऊं, मैंने क्या करा था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था। अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे तो उस टाइम पे लोग ये बताते थे कि भाई ब्लॉगिंग क्या है, एसईओ कैसे करना है, कंटेंट कैसे लिखना है। उस टाइम पे बैकलिंक के ऊपर कोई बात नहीं करता था, या फिर बैकलिंक कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, प्रैक्टिकल। तो मैंने अपना वहां से एक वो पॉइंट पकड़ा था कि भाई लोग बैकलिंक के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो वहां से मैंने बैकलिंक के ऊपर वीडियो बनाना शुरू करा कि भाई इस वेबसाइट पे जाके ऐसे आपको वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना है, यहाँ से आपको हाई अथॉरिटी बैकलिंक मिलेगा। तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने पकड़ा, और वहां से मेरी पहली वीडियो से व्यूज आना शुरू हो गए थे, क्योंकि उस टॉपिक पे लोगों ने उस पे काम नहीं करा हुआ था। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने करा, आप भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट रिसर्च करके अपना निश में एक ऐसी चीज पकड़ लो जिसपे लोगों ने काम नहीं करा हुआ, और उस चीज को पकड़ो, शुरू में उसी से अपना ग्रो करो। जब आपके पास ऑडियंस बन जाए, देन बाकी चीजों को कवर करना शुरू करो। तो मैंने भी शुरू में सिर्फ बैकलिंक के ऊपर वीडियो बना रहा था, वहां से मेरा चैनल पे ग्रो होना शुरू हुआ। धीरे धीरे फिर मैंने बाकी चीजें, एसईओ, कंटेंट राइटिंग या मेक मनी ऑनलाइन चीजें, ये सारी चीजें भी कवर करी। तो इस तरीके से आपको ग्रो करना है, शुरू में एक चीज को पकड़ के चलो। क्या बात है, ये बहुत ही अच्छी आपने बताया हम लोगों को। मेरे लिए भी बहुत यूजफुल है ये बात आपने जो बताई। मतलब आज का अभी जितना भी अभी इंटरव्यू हुआ है, बहुत नॉलेजेबल था। एंड टू बी हॉनेस्ट कि सर आप बहुत हॉनेस्ट है, हर क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत हॉनेस्ट के साथ दिया है, घुमा फिरा के नहीं दिया है, जो भी क्लियर था वो सब आपने बताया। इसके पीछे मेन चीज यही है कि अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2016 से 18 तक मैंने अपना टाइम वेस्ट करा है। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे मेरे को जब मैंने सही तरीके से काम शुरू करना करा था, तो मैंने एक चीज मतलब दिमाग में सेट कर ली थी कि भाई हम अगर फ्यूचर में कभी ब्लॉगिंग करेंगे भी, यूट्यूब करूंगा भी, किसी को कुछ नॉलेज भी शेयर करूंगा, तो अपना ऑनेस्टी रहेगा। व्यूज आए ना आए वीडियो पे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जितने भी लोग देख रहे हैं उनको एक राइट वे, जेन्युइन पाथ उसको दिखाना है, ताकि जो मैंने 2 साल वेस्ट करे वो किसी और के वेस्ट ना हो। तो मेरा वहां से एक माइंड में था कि भाई कभी भी करेंगे तो जेन्युइन, कोई भी शॉर्टकट या कोई भी मतलब शॉर्ट टर्म तरीका नहीं बताऊंगा। तो आज तक भी मैंने अपने चैनल पर कोई भी शॉर्ट टर्म या कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक हैक वगैरह, क्योंकि ये सारी चीजें होती ही नहीं। अगर शॉर्ट टर्म कोई हैक, कोई ट्रिक होती जल्दी पैसा कमाने की, तो मैं भी वो कर रहा होता, शायद आप भी वो कर रहे होते डेफिनेटली। तो वही चीज मैंने वहां से मेरे दिमाग में थी कि भाई जब भी करेंगे लोगों को सही डायरेक्शन में ही बताएंगे चीजें, चाहे रिजल्ट हमें दिखे चला दे। बिल्कुल सर, इसी कारण से एक ब्लॉगिंग फील्ड में आप रिस्पेक्टेड पर्सन है, आपका नाम चलता है ब्लॉगिंग में कि हाँ मंगेश सर भी है।
तो सर आगे बात करते हैं। हमने ब्लॉगिंग के बारे में बात करा, यूट्यूब के बारे में पूछ लिया, अब हम थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। तो सर कोई भी बिगनर एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाना चाहता है, उस पर काम करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? क्या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? क्या मतलब फर्स्ट डे से जैसे आपने बोला कि वो अर्न करना स्टार्ट कर सकता है, तो ये कैसे होगा? जी, मैं यहाँ पर एक चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा कि मोस्टली जो भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो उनका मेन इशू रहता है कि उनके एफिलिएट जो लिंक्स है उस पर क्लिक्स आते हैं बट सेल्स नहीं आते। तो वहां पर जितनी भी मैंने वेबसाइट एनालाइज करी, वहां पे मेन इशू मुझे क्या दिखता है कि लोगों को लगता है कि भाई जैसे एडसेंस की वेबसाइट में काम होता है वैसे एफिलिएट की वेबसाइट में काम होता है, सिर्फ कंटेंट लिखा, लोग आएंगे, प्रोडक्ट लेके चले जाएंगे। बट वे ऑफ राइटिंग बहुत अलग है। एडसेंस में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है एडसेंस वाली वेबसाइट में, जिससे लोग आपकी वेबसाइट पे आए, वहां से आपका मतलब ऐड देखें और क्लिक करके जाएं तो आपको अर्निंग होगी। बट एफिलिएट मार्केटिंग में, एफिलिएट वेबसाइट में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको सिर्फ कंटेंट नहीं लिखना, आपको ऐसा कंटेंट लिखना है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, लोग आपसे कनेक्ट हो पाए, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा ट्रैफिक नहीं चाहिए, आपको टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए। तो उसके लिए आपको जब भी मान लो आपकी वेबसाइट पर 100 बंदे भी आ रहे हैं टारगेटेड, और आपने कंटेंट ऐसा लिखा है जिससे वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, जिससे वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। फिर वही वाला इशू आता है कि आपने मतलब आपके एफिलिएट लिंक पे लोग क्लिक कर रहे हैं बट वहां से परचेज नहीं कर रहे। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको कंटेंट देखना है कि जितनी भी एफिलिएट वेबसाइट है जो कि कन्वर्जन ला रही है, उनको देखो कि उन्होंने मतलब कंटेंट किस फॉर्म में लिखा हुआ है, कैसे मतलब उन्होंने कैसे उसको फॉर्मेट करा है, तो वो आप कर सकते हो। तो मतलब आपको स्टोरी फॉर्म में या फिर लोगों के साथ कनेक्ट करना है। जैसे मान लो मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहा हूँ या मैं कोई होस्टिंग लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा ना कि मैं सीधा जाके लिखूंगा नहीं कि भाई ये होस्टिंग है, इसका ये फीचर है, ये जाके ले लो। मैं वहां पे लोगों से कनेक्ट करूंगा, मैं स्टोरी बनाऊंगा, वहां पे लोगों को बताऊंगा कि भाई अगर आपको होस्टिंग चाहिए तो एक बढ़िया होस्टिंग में ये सारी चीजें होती हैं। फिर वहां पे अगर आप कर सकते हो तो एक स्टोरी क्रिएट करो और स्टोरी बना के वहां पे लिखो ताकि लोग कनेक्ट कर पाए। जैसे कि एग्जांपल ही लेते हैं, होस्टिंग वाला है, तो हम जैसे कि मैं बोलूं कि भाई एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने भी पहले एक चीप होस्टिंग से शुरू करा था, वहां पे मेरी वेबसाइट डाउन चली गई थी। तो अगर आप ऐसा, मैंने ये गलती करी है तो आप ये गलती ना करो, तो वहां से एक स्टोरी क्रिएट हो रही है। जो भी बंदा पढ़ेगा उसका मतलब इमोशन उसमें आएगा कि भाई हाँ ये बंदा जेन्युइन है, ये मेरे को बता रहा है कि इसके साथ ये हुआ है तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, तो ये मेरे को सही से गाइड कर रहा है। तो वो है कि आपको कन्वर्जन लाने वाला कंटेंट लिखना है। बाकी सिर्फ कंटेंट लिखने से काम नहीं होगा, आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। अपनी ऑडियंस को कलेक्ट करो, आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है, जो यूजर आ रहा है, उसको ऑडियंस में कन्वर्ट करो, एंड देन आप एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। सर एफिलिएट मार्केटिंग का भी जो रैंक कराने का प्रोसेस होता है, जो ब्लॉग का प्रोसेस होता है, सेम होता है? बिल्कुल, रैंकिंग में कोई वो नहीं है। अगेन मैं बात करूंगा, रैंकिंग का तो सभी में सेम होता है, यही सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। बस जो वे ऑफ राइटिंग है कि आपको बैक एंड में जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो कंटेंट राइटिंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो मैंने ऑब्जर्व करा। क्योंकि जब मैंने नया नया एफिलिएट शुरू करा था तो मैं भी यही गलती कर रहा था कि जैसा मैं एडसेंस की वेबसाइट में कंटेंट लिख रहा था वैसा ही मैं उसके में लिख रहा था, और मेरे को भी सिर्फ क्लिक्स आ रहे थे, सेल्स नहीं आ रही थी। फिर मैंने देखा भाई जिनकी सेल्स आ रही है वो क्या कर रहे हैं, तो जब मैंने वहां पे उनके कंटेंट को अच्छे से पढ़ा तो समझ में आया कि भाई इनका तो लिखने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। तो वहां से चीजें क्लिक हुई कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग में कंटेंट ऐसा लिखना है जो यूजर उससे कनेक्ट हो पाए, एंड देन आपको वहां से कन्वर्जन आएगा। क्या बात है। इंडेक्सिंग कराने में इश्यूज आ रहा है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है? एक्चुअली इंडेक्सिंग का तो आजकल हर दूसरे बंदे को इशू आ रहा है, तो सॉल्यूशन इसका यही है कि इंटरनल लिंकिंग वगैरह आप करो शुरू में। एक जो तरीका है कि जो आपकी पोस्ट ऑलरेडी रैंक हो रही है ना, जिस पे ट्रैफिक आ रहा है, उस पोस्ट में जाके इंटरनल लिंकिंग करो अगर पॉसिबल है। तो उससे होगा क्या कि वो पोस्ट ऑलरेडी रैंक कर रही है, उस पे ऑलरेडी क्रॉलर आ रहे हैं, तो वहां से नई पोस्ट का अगर लिंक होगा तो वहां से क्रॉलर उस पोस्ट को क्रॉल कर लेगा और इंडेक्सिंग हो जाएगी। तो ये एक है। सोशल मीडिया शेयरिंग करो। अब क्या है कि अगर मान लो क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे इंडेक्स करने नहीं आ रहा है, तो आप ट्विटर पे, कोरा पे, फेसबुक पे, इन पे रेगुलर क्रॉलर आता है, तो यहाँ पे अपने लिंक को शेयर करो। अगर वहां से आपकी वेबसाइट से क्रॉल नहीं हो रहा है तो आपके सोशल मीडिया से क्रॉल हो जाएगा। और एक और तीसरी चीज अगर मैं बताऊं इंडेक्सिंग के लिए, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप के एक मेंबर ने बताया था। तो उनका क्या हुआ था, उनकी 20-25 दिन हो गए थे कोई पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही थी। तो भाई ने क्या करा, उन्होंने जो पोस्ट पब्लिश थी उसको ड्राफ्ट में कर दिया और 1 घंटे बाद दोबारा पब्लिश कर दिया। तो उसके बाद 1 घंटे में ही उसकी पोस्ट इंडेक्स हो गई। तो ये 3 से 4 चीजें जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो।
सर अगर हम हमारे मोटिवेशन के लिए आपका मंथली इनकम कितना होता है? ये क्वेश्चन आया भी था बीच में अभी। जी, मंथली इनकम एज सच मतलब एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं बताता, और मतलब कोई भी मतलब डिस्क्लोज या वगैरह नहीं राइट। करता है। तो ऑन एन एवरेज में बात करूं, बिटवीन 2500 to $3,000 तक, इसके बीच में रहता है। क्या बात है, मतलब ब्लॉगिंग वाले, मतलब जितने भी मैं पर्सन से अभी तक इंटरव्यू लिया है, उनका एक जो अर्निंग का सोर्स होता है ना, वो ही तगड़ा होता है बहुत। सुनते ही बिल्कुल, मतलब क्योंकि बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हो तो डेफिनेटली ये जो मैं अगर बात करूं तो मैं 4-5 घंटे ही काम करता हूं, तो उस हिसाब से बहुत बहुत अमेजिंग अर्निंग है ये। और बाकी बिल्कुल डिपेंड बिल्कुल। करता है आप जितना जितना ग्रो करते जाओगे, आपकी चीजें पुरानी होती जाएंगी। वो बोलते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, चीजें पुरानी होती जाती है तो बिल्कुल उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे काम करते जाओगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। कि किसी भी साइट को रैंक करने में कितना टाइम लगता है, 1 साल 2 साल, ऑन एन एवरेज कितना टाइम लेता है? मतलब इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। देखो, रैंकिंग में डिपेंड करता है। अब अगर आप किसी ऐसे कीवर्ड पे काम कर रहे हो, ऐसे निश पे काम कर रहे हो जिसपे लोगों ने काम नहीं करा हुआ है, तो आपकी 1 महीने में भी रैंक हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन ही एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ थोड़ा गलत क्वेश्चन है। बाकी देखो, अगर आप किसी ऐसे कीवर्ड पे काम कर रहे हो, जैसे हम बात करें टेक निश हो गया, मेक मनी ऑनलाइन निश हो गया, इसमें ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है। इसमें अगर आप काम कर रहे हो तो हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, आपकी पोस्ट रैंक भी ना हो। और वहीं अगर कोई ऐसा निश आपने पकड़ा है जिसपे कंपटीशन कम है, जिसपे कम लोगों ने काम करा है, तो वहां पे आपको 1 महीने में भी रैंक मिल जाएगा। और डिपेंड करता है आप किस टाइप का कंटेंट डाल रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, बैकलिंक कहाँ से बना रहे हो। तो किसी से भी पूछ लेना, इसका कोई फिक्स आंसर आपको कोई भी नहीं दे पाएगा कि इतने पर्टिकुलर टाइम में आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि जिस पे डिपेंड करता है। हाउ टू ग्रो फेसबुक ग्रुप एंड पेज, मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फेसबुक पेज या ग्रुप को ग्रो करने के लिए? जी, इसकी देखो, मैंने कैसे ग्रो करा था मैं एग्जैक्टली बताता हूँ। तो इनिशियली क्या हुआ है, आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को पकड़ के चलना है जिसपे आपको ऑडियंस बिल्ड करनी है। तो मैंने क्या करा, मेरा मेन प्लेटफॉर्म था यूट्यूब। यूट्यूब पे जब ऑडियंस बिल्ड हो गई, मैंने उस ऑडियंस को फेसबुक पे भेजा कि भाई आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहां पे आप अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हो। एक तो ये तरीका है, अगर आपके पास किसी प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस है तो उस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेंड करो। दूसरा ये है, फेसबुक ग्रुप में आपका जो फेसबुक ग्रुप का नेम है उसमें आप कीवर्ड्स ऐड करो, जो भी जैसे आपका मेक मनी है, ब्लॉगिंग है, तो उस टाइप के कीवर्ड आपके नाम है। जैसे अगर आप मेरा ग्रुप जाके देखोगे तो उसमें है ब्लॉगिंग Q&A, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, SEO एंड मेक मनी ऑनलाइन ग्रुप। तो जब भी कोई लोग वो कीवर्ड सर्च करते हैं फेसबुक के लिए, तो वहां पे मेरा ग्रुप शो होता है, तो वहां से मेंबर आते हैं। दूसरी चीज, जो आपके टैग्स होते हैं फेसबुक ग्रुप में, उसमें आप अपने कीवर्ड ऐड करो, डिस्क्रिप्शन अपना एक बनाओ। और एक फेसबुक प्रोफाइल हैक है, यानी कि जो भी आपकी फेसबुक प्रोफाइल है उस पे आप अपने ग्रुप के बारे में शेयर करो। जैसे अगर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल जाके देखोगे तो मेरी फेसबुक प्रोफाइल के कवर फोटो में मैंने अपना ग्रुप मेंशन कर रखा है। बिल्कुल। अगर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल के साइड में देखोगे तो वहां पे मैंने अपने ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो वहां से मेंबर आते हैं। तो ऐसे करके आप ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल। सर फेसबुक पेज के लिए भी यही स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं? फेसबुक पेज के लिए आप कर सकते हो, बट मैं कहूंगा फेसबुक पेज पे आप सिर्फ टाइम वेस्ट ही करोगे, क्योंकि फेसबुक पेज पे ऑर्गेनिक रीच डेड है। अगर आपके 1 लाख फॉलोवर है तो वो हार्डली 5 से 10 हजार लोगों तक ही जाएंगे। तो फेसबुक पेज पे मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत वेस्ट होगी, उससे बढ़िया फेसबुक ग्रुप को आप ग्रो करो। फेसबुक ग्रुप से आपको काफी अच्छा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है, मतलब बहुत सारा नॉलेज आज सर ने दिया है ब्लॉगिंग को लेकर, एफिलिएट, ब्लॉग, यूट्यूब, यहाँ तक कि फेसबुक का भी मैंने सोचा नहीं था, बट वो भी सर ने बताया। तो क्या सुपर्ब सुपर्ब इंटरव्यू था एंड सुपर्ब अभी सेशन था, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज जो हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, हमारी ऑडियंस को नहीं पता था, उन्होंने गेन किया है। और अभी ये जो वीडियो एडिट होके जब यूट्यूब पे जाएगी तो बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होंगे एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपकी जर्नी, आपने जैसे बताया कि इतना स्ट्रगल नहीं था, बट फिर भी आपने जो 3 साल रेगुलर मेहनत करी, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो देखो, सर आपका एक चीज मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास टैलेंट, दो चीज होती है, लोग दो ही चीजों से ग्रो करते हैं, या तो उनके पास टैलेंट हो या फिर उनके पास स्किल्स हो। तो टैलेंट तो ऐसी चीज है जो कि आपको मतलब बाय बर्थ मिलती है। स्किल ऐसी चीज है जो कि आप टाइम के साथ डेवलप कर सकते हो। तो स्किल डेवलप करो, और टैलेंट
अगर आप कंसिस्टेंट हो और हार्ड वर्क करते हो तो आप टैलेंट को बीट कर सकते हो। बिल्कुल। तो अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो एक स्किल डेवलप करो एंड उस स्किल में आप कंसिस्टेंसी रखो, उससे आप कोई भी चीज बीट कर सकते हो। सर लास्ट आज आप कुछ मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे अबाउट ब्लॉगिंग या आपकी लाइफ मेरा कुछ भी? सजेशन यही है कि अगर आप आ रहे हो इस फील्ड में तो वही अगेन माइंडसेट क्लियर करके आना। आपको यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है तो उससे बोलो भाई तू करके दिखा, हमें इसके रिजल्ट्स दिखा, देन हम तेरे शॉर्टकट को फॉलो करेंगे। बाकी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हार्डवर्क के साथ काम करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, आप आए, इतना समय दिया, इतना नॉलेजेबल मतलब इंफॉर्मेशन हमें दी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग।